हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आपके समक्ष वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं। और आज का जो हम लोग का सेशन चलने वाला है वो ड्यू एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप ड्यू एलएलबी दे रहे हो या फिर कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, बेसिकली ये ड्यू एलएलबी को लेकर बनाया गया है। ड्यू एलएलबी के कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे करके पार्ट वाइज आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया जाएगा। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस में किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछता है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा चीज ये होगा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़े हैं तो आपको अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपका तैयारी कितनी हो चुकी है। तीसरा आपको ये बेनिफिट होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि क्या लेवल है क्वेश्चन का, कितने हाई लेवल है, कितने लो लेवल है, ये भी आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। देखिए, हमारे द्वारा जो मैं पढ़ाता हूं, मेरे द्वारा दो सीरीज चलाया जा रहा है। एक तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चलेंगे और एक करंट अफेयर्स के जो चल रहे हैं, ठीक है। और एक सीरीज और लाई जा रही जीके जीएस पे, यानी कि ड्यू एलएलबी के लिए आपको पूरे तरीके से तैयार करवा दिया जाएगा। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो भी करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल आपको हो रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल अपेंडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि रीजनल लैंग्वेज जो, ठीक है, टोटल जो है 12 शेड्यूल है, ठीक है, 12 शेड्यूल है। और ये 12 शेड्यूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये 12 शेड्यूल कैसे याद करना है, देखिए ये मैं बताता हूं। एक ट्रिक है, इसका नाम है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। ट्रिक है, क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब देखिए, अब टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जो ट्रिक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो देखिए, टी फॉर, ई फॉर, ए फॉर, आर फॉर, एस फॉर टीयर्स। तो टीयर्स होगा टेरिटरीज, टेरोटरीज। ई से होता है इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स मीन्स होता है वेतन। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। ए से होता है अफर्मेशन एंड ओथ, अफर्मेशन एंड ओथ, ठीक है। टीई ए आर, आर से होता है राज्यसभा। एस से होता है शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में टी से होता है टेरिटरीज, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा ओ से, ओ से क्या होता है? तो ओ से होता है अदर शेड्यूल एरिया, ठीक है। और एफ से क्या होगा? ठीक है, टी से होता है टेरिटरीज, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से होता है फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट मतलब होता है 3 लिस्ट होता है आपके, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये होता है फेडरल लिस्ट। अब बचा ओल्ड। अब देखिए, ओ से क्या होगा? ठीक है, ओ से होगा आपको ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद एल से होगा आपका लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। और डी से होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद पी और एम, दो बचा। तो पी से आपका हो जाएगा पंचायती राज, पंचायती राज। और एम से हो जाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये पूरा आपको ट्रिक मैंने बता दिया। ये 12 शेड्यूल याद करने का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 8 शेड्यूल। अगर सेकंड शेड्यूल की बात किया जाए तो इमोल्यूमेंट्स यानी वेतन की बात होती है। फिफ्थ शेड्यूल की बात किया जाए तो शेड्यूल एरिया। सेवेंथ शेड्यूल की बात करें तो फेडरल लिस्ट, जिसमें 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और
ये चारों लिस्ट के बारे में चारों के बारे में बता दिया और साथ ही साथ 8 लिस्ट कैसे याद करना है आपके पूरी ट्रिक भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है द ड्यूटीज एंड फंक्शन असाइन टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से आपको क्या आंसर लगता है आप मन में सोच लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है टू रेगुलेट स्टेट एक्सपेंडिचर एंड अकाउंट्स। अच्छा रेगुलेट स्टेट एक्सपेंडिचर अकाउंट्स तो सीएजी का काम ही होता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये तो पहले ही कट जा रहा है। दूसरा टू आर्बिट्रेट इन डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के डिस्प्यूट को ये सॉल्व करता है, ये भी गलत है। फोर्थ पॉइंट ऑफ बी एंड सी, अगर दो ले लेते हैं तो दो यहाँ पर 2 और 3 होगा, ठीक है 2 और 3, तो 2 ले लेते हैं तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो बचाइए। इलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर इसको पढ़ते टू रेंडर लीगल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट। देखिए अटॉर्नी जनरल जो है इसका आर्टिकल 76 में चर्चा है, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में चर्चा है। देखिए अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि एक कानूनी सलाहकार होता है भारत गवर्नमेंट का, भारत सरकार का। भारत सरकार को कानूनी परामर्श अगर लेना होगा तो किससे होता है, अटॉर्नी जनरल से लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू रेंडर लीगल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए स्टेटस टू हिंदी एज। अच्छा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी को किस तरह का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी को जो दर्जा दिया गया नेशनल लैंग्वेज है, भारत का जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हिंदी। और मैंने आपको अभी बताया कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किस शेड्यूल में आपको लैंग्वेज के बारे में चर्चा है, तो 8 शेड्यूल, 8th नंबर शेड्यूल जो है उसमें रीजनल लैंग्वेज के बारे में चर्चा की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत बार पूछ चुका है। इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एम्बेडेड इन। इसका मतलब ये हो रहा है इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का चर्चा कहां पर किया गया है, तो आर्थिक न्याय का जो चर्चा किया गया है वो प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में चर्चा की गई है। एक चीज और मैं बता दूं कि प्रियम्बल के बारे में आपको पूरा प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। और डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 5 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिव्यूज इट्स ऑन जजमेंट और प्रोनाउंसमेंट अंडर, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। इसका जो आंसर होगा वो 137 के अंतर्गत, आर्टिकल 137 के अंतर्गत, आर्टिकल 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 132, ठीक है। आर्टिकल 132 क्या कहता है कि भारत में अगर कोई भी मामला हो या फिर सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसका अगर फाइनल जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है तो फिर आप उसके आगे अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई केस होता है और आप हार जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट से, तो आप जाते हैं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से भी आप हार जाते हैं तो आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर केस आप हार जाते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। अब देखिए आर्टिकल 139 क्या आता है, तो 139 जो है सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर मिला है कि आप रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। 5 टाइप के रिट होते हैं, आपने पढ़ा होगा 5 टाइप के रिट होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सब जो होते हैं 5 रिट होते हैं। पांचों रिट के बारे में आपको जाना है। और रिट के जो है वो आर्टिकल 32 जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था आर्टिकल 32 को, ठीक है। आर्टिकल 141 क्या है, तो आर्टिकल 141 जो है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी आदेश देता है, ठीक है, या फिर कोई जजमेंट देता है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे या फिर कोई जजमेंट दे तो ये जजमेंट पूरे देश में मान्य होगा, ठीक है। ये जजमेंट जो है पूरे देश में मान्य होगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल मतलब 141 के अंतर्गत होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 137। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पॉलिटिकल पार्टी इज ऑफिशियली अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा ओनली इट्स सिक्योर। देखिए
अगर आपको लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टी बनना है तो आपको कितने प्रतिशत सीट चाहिए? अभी जो है 545 सीट है लोकसभा में। 545 सीट है, तो इसका अगर 10% कर दिया जाए तो आपको 54.5 हो जाएगा, यानी अप्रॉक्स 55 सीट अगर ला देते हैं तो आपको लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो 10% अगर सीट आप ला देते हैं तो आपको ऑपोजिशन पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10% ऑफ द सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। यानी कि राज्यों को यह आदेश दिया गया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है, और ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत से दिया गया है। अच्छा, आर्टिकल 21 क्या है? तो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ है, यानी जीवन जीने का अधिकार है, आपको याद होगा। आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। आर्टिकल 21 ने बता दिया, और आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक, इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहा गया है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, द यूनियन मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू लोकसभा। दूसरा है द सोवर्निटी वेस्ट इन पीपल ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट है द यूनियन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड द फोर्थ पॉइंट है द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया एंड नॉट अ मोनार्क। बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो होता है हेड होता है, ठीक है, ये तो सही है। इन इंडिया नॉट अ मोनार्क, मोनार्क मतलब होता है कि राजशाही, यानी हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, इस तरह का जो वंशागुना चलता है वो सिस्टम इंडिया में नहीं है, इसलिए इंडिया को रिपब्लिक कंट्री बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसे कहा गया है? गार्जियन का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करता है तो इसके लिए कौन है? इसके लिए है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। प्रेसिडेंट अभी हमारे कौन है? रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद जो है हमारे प्रेसिडेंट है। इसके बाद लोकसभा का स्पीकर कौन है? लोकसभा का स्पीकर है ओम बिरला साहब है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कौन है? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई एनबी रमना है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनबी रमना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 21A में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की गई है। ये बोल रहा है किस अमेंडमेंट में? 84th अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, या फिर ये ओरिजिनल आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है? इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? तो आपने सोच लिया होगा और मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये होगा ऑप्शन नंबर 3, 86 अमेंडमेंट में 2002 में आया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कब आया था, ठीक है। जो जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। यानी 86 अमेंडमेंट 2002 में ये आया था, आर्टिकल 21 एक ऐड कर दिया जिससे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बोला गया था 6 से 14 साल के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 11, the law declared by the Supreme Court of India is binding upon all the subordinate to it India। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी आदेश देता है तो सारे कोर्ट को ये मानना होगा। 21 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बात की गई है। तो ये जो है आर्टिकल 141 के अंतर्गत ये बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 141 के आर्टिकल 132 के अंतर्गत मैंने बताया था, आपको याद होगा। ये आर्टिकल 132 के अंतर्गत होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि जो रिट जारी करने का आदेश दिया जाता है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने वहां पे भी आपको बता रखा था। देखिए यही आर्टिकल 132 के बारे में आपको चर्चा किया था। आर्टिकल 132 के अंतर्गत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का आदेश दिया जाता है। कहां पे थे हम लोग? हाँ, तो इसका जो आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 1 होगा। आर्टिकल 139 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का आदेश दिया जाता है। ठीक। और आर्टिकल 132 के अंतर्गत ये होता है कि सुप्रीम, वहां पर भी बताया था, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल, जैसे कोई लीगल हो या फिर सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, वैसे केस में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो फाइनल माना जाता है। यानी आर्टिकल 132 क्रिमिनल और सिविल केस का फाइनल जजमेंट के बारे में बताया है, और आर्टिकल 139 है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 132 के अंतर्गत वो रिट जारी कर सकता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट। रिट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्यसभा कैन विथ होल्ड मनी बिल फॉर ए पीरियड ऑफ, तो मनी बिल आर्टिकल 110 में दिया है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। आर्टिकल 110 में मनी बिल का चर्चा है, तो 14 दिनों तक ये रोक सकता है कि राज्यसभा अगर 14 दिनों तक ये पास नहीं करते हैं तो ये स्वतः पास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिमूव बाई। अच्छा ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपको बताना है कि इसका क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर आपको बताना है पूरा डिटेल में। ठीक है, पॉइंट वाइज करके, छोटा छोटा पॉइंट करके वो बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अगर एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे में चले जाना, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा जिससे डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली बेसिस पे क्विज, करंट अफेयर्स और भी बहुत तरह के नए नए चीज वहां पे कराए जाते हैं। तो ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय, तो इसका जो इम्पीचमेंट की तरफ प्रोसेस चलता है जिस तरह से प्रेसिडेंट का चलता है, तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग पास्ड बाय लोकसभा राज्यसभा, पहले लोकसभा से पास होगा वो, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर उस पर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट का जो प्रेसिडेंट पे लगता है वो पूरे डिटेल में आपको यहाँ पर लिखना है और कमेंट करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आप जो भी इसमें कमेंट करते हैं तो मैं आगे चल के कोई भी वीडियो में उनका नाम मैं शो करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि किनका सबसे बेस्ट तरीके से लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है इसी वीडियो में, इसका जो होगा पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, 2 में है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। 3 में है आपका फंडामेंटल राइट। 4 में है आपका डीपीएसपी। 4A में है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, 5 में है आपका यूनियन। 6 में आपका स्टेट है। तो पूरा आपको याद होना चाहिए, मैंने यहां तक आपको बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन इसी से आ गए आपके। प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ, देखिए यहां पर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर है या नहीं। तो पार्लियामेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो पार्लियामेंट इज इक्वल टू किन किन चीजों से बना है। तो पार्लियामेंट इज इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो होता है ये तीनों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों से मिलकर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पार्लियामेंट होता है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो स्टार्ट होता है 52 से होता है, 52 से लेकर 61 तक, 52 या 51, 52 से लेकर 61 तक प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा किया हुआ है। चले ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
केसेस इज नोन एज, इसको मंडल जजमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मंडल जजमेंट। इसमें बहुत तरह से बात कही गई थी और इसमें जो है इंदिरा साहनी के केस में भी यही कहा गया था कि रिजर्वेशन जो है इसी केस में कहा गया था कि ये 50% से प्लस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस के बारे में आप डिटेल में आप लिखना, लैंडमार्क जजमेंट है ये, कि क्या क्या है, लैंडमार्क जजमेंट है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, काफी क्वेश्चन बने हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा है। तो इंदिरा साहनी केस को मंडल कमीशन या फिर मंडल जजमेंट के नाम से भी जाना गया है। प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस विच शैल रिमेन। अच्छा, ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में है, आपको पता होगा, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है कि ऑर्डिनेंस कितने समय तक इन्फोर्स रह सकता है। For 6 months till the session of parliament begins, 14 days up to 6 weeks after the session of parliament। इसका जो आंसर है 4 नंबर होगा, ठीक है। 6 वीक पार्लियामेंट के सेशन में आने के बाद से 6 वीक तक ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमुलेट रहता है, उसके बाद ये स्वतः समाप्त हो जाता है अगर ये पास नहीं होता है। तो ऑर्डिनेंस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल इसका जो है 123 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स अ पर्सन टू बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट आफ्टर अरेस्ट। अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो कितने घंटों के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के पास सौंपना पड़ता है, 10 आवर, 24 आवर, 48 आवर और 72 आवर। तो आपने हैबियस कॉर्पस के बारे में पढ़ा होगा। हैबियस कॉर्पस एक रीट है, ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है और इसका जो 24 सेंसर होगा, इसमें यह कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ा जाता है तो 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के पास सौंपना ही कंफर्म है। प्रेसिडेंट राइट्स इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट जो है अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, सीजीआई को, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर पार्लियामेंट को। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ओथ तो लेते हैं सीजीआई के पास, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास वो अपना ओथ लेते हैं, लेकिन वो रेजिग्नेशन किसको सौंपते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट होगा। कंफ्यूजन होता है, बच्चे लोग इसका आंसर मार देते हैं सीजेआई, जो बेहद गलत हो जाएगा। इसको आप ध्यान से सोचना, ध्यान से इसको रखना, वाइस प्रेसिडेंट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं, ये बताइए कि प्रेसिडेंट जो है वो तो लेता है सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ना, सॉरी सीजीआई ना हो, ठीक है, सीजीआई ना हो तो फिर किसके समक्ष वो शपथ लेंगे। मान लीजिए कि जब प्रेसिडेंट को शपथ लेना है उस समय भारत में सीजीआई नहीं है या फिर सीजीआई के पोस्ट खाली है, तो वैसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है वो किसके समक्ष शपथ लेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 20 नंबर, सुपीरियर कोर्ट थिंक्स ओवर अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, ठीक है। सुपीरियर कोर्ट थिंक्स ओवर ए लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, यानी कि मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट किसी तरह का रूल बनाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जांच पड़ताल करता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू का जो आर्टिकल है वो पहले भी मैंने बता दिया था, ये एक बार मैं फिर बता देता हूं। आर्टिकल 137 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चन, सारे 20 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड मैंने कर दिया है। इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा, आप वहां से हमारे पीडीएफ को ज्वाइन इस वीडियो के पीडीएफ को आप देख सकते हैं, वहां पर आपको डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसी लग रही है ये जरूर बताना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और इसका रीजन कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ये रहा आज का 20 क्वेश्चन, धीरे धीरे करके 10 साल से 12 साल के क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 15 साल के क्वेश्चन मान के चलते हैं, ठीक है, 10 से 15 साल के क्वेश्चन 12 से 15 हम लेके चलेंगे। जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आए होंगे सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। एक बार सारा वीडियो मेरा देख लेना, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए
किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच करना है। सबसे पहले तो मेरे सारे वीडियो को आपको देख लेना होगा, जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। उसके बाद आप क्या करेंगे, 10 साल के क्वेश्चन को आप प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, 10 साल के क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएगा। 10 साल के क्वेश्चन आप प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे 2 मॉक लगाना है। मॉक क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी करंट अफेयर्स के सेक्शन को छोड़ के जो भी आप पढ़े हैं वो लगा सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो मैं पढ़ाया हूं, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं डिटेल वे में, तो आपको करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से लिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 30%, मान लीजिए पॉलिटी से 100% क्वेश्चन आ रहा है, तो 30 से 40%, 40%, कभी कभी तो 60% डीवेल हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए काफी बेहद हो जाता है। मेहनत करिए। हम लोग आपको 20 क्वेश्चन का, आपको 15 से 16 पार्ट में आपको सारे क्वेश्चन 12 से 15 साल के हमारे द्वारा करा दिया जाएगा। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। देखिए, शेयर करने से यह होगा कि कंपटीशन आपका बढ़ेगा, तो अब पढ़ने का और अलग मजा रहेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।